हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। जहाँ जहाँ होती है मुश्किल, चिंता मत कीजिएगा बच्चों, मैं हाजिर हो जाऊंगी आपकी केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो क्लास 10th की केमिस्ट्री जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, और जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल भी नहीं है। बच्चों, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरी लगन के साथ जब सीखेंगे समझेंगे तो हम याद भी कर पाएंगे और हर एग्जाम को हम क्रैक कर पाएंगे। सो बच्चों, इससे पहले कि हम हमारे सफर को शुरू करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा है एंड आई हैव परस्यूड माय बीटेक एंड बीएड। आई लव टीचिंग, मेरा पैशन है ये। मुझे मजा आता है बच्चों को कुछ सिखाने में और कुछ ऐसी चीज जो वो अपनी लाइफ में यूज भी कर पाए। इट्स फन स्टूडेंट्स। मस्ती के साथ जब पढ़ाई होती है तो मजेदार तो होगी ही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्टिव भी होगी। रिजल्ट भी जरूर आता है बच्चों जब हम खुश होके पढ़ते हैं, मस्ती के साथ पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और रटते नहीं। ये बात गौर से सुनिएगा, रटना नहीं है। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लॉजिकली समझाने की जिम्मेदारी मेरी। चिंता की कोई बात नहीं है, अपना बेस्ट देंगे हम, और आपके हर मुश्किल को आसान करने की जिम्मेदारी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म लेते हुए आपके इस संघर्ष में हम आपका साथ देंगे बच्चों। अब बस शुरुआत की देर है, और वो शुरुआत आपको यहाँ मिल ही गई है। सो स्टूडेंट्स, डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज यू हैव अ टीम हु इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10th। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अब सिर्फ आपका नहीं है बच्चों, हम सब मिलके इसमें योगदान देंगे और आपका रिजल्ट बढ़िया ही नहीं बेस्ट आएगा, मुझे विश्वास है। सो चलिए फिर इस सफर की शुरुआत कर ही लेते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ा रखा है और जो खुशी उनके चेहरों पर आती है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं बच्चों। दिस इज माई पैशन, माई लव टुवर्ड्स टीचिंग विच हैव बॉट मी हियर टू टीच यू गाइस। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सभी की मदद करने के लिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। सो चलिए इस सफर की हम शुरुआत कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ। और बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। हर मुश्किल तभी आसान होगी जब हम सीरियसली पॉइंट टू पॉइंट हर बारीकी को गौर से देखें, समझे कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए क्या है। बिल्कुल सही सोचा आपने, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो टारगेट है वो है फुल मार्क्स स्कोर करना है हमें साइंस में। मेरे साथ कुछ और टीचर्स हैं बायोलॉजी में और फिजिक्स में जो आपको गाइड करेंगे, और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी होगी मेरी। 80 on 80 लाने के लिए पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। And don't worry at all because it is possible. शुरुआत I am possible से करेंगे बच्चों, impossible से नहीं। पूरा जोर लगाएंगे और काम जरूर हो जाएगा। सो चलिए फिर फर्स्ट चैप्टर को जल्दी से शुरू कर लेते हैं, ज्यादा वक्त को ना गवाते हुए। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। जैसे कि मैंने कहा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एग्जैक्टली इसमें करना क्या है हमें अभी बता देती हूँ। नाम में ही लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बच्चों, हमें ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का जो नाम है उसमें जो वर्ड है वो होता क्या है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द बेस ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए हम। और देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इस चैप्टर में इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, हर एक बारीकी पे ध्यान देने वाले हैं। सो जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब हम इसी सफर की शुरुआत करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन को अच्छे से जानेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन को अच्छे से जानेंगे। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि वो होता क्या है, कैसे पता चले कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उनको क्या कहेंगे। हाँ जी, इन सभी सवालों के जवाब और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इज वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। अपनी किताबें खोलिए, चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड यू नीड नॉट वरी,
अच्छे से हर बारीकी पे तो काम करेंगे ही, साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, चीज़ों को याद कैसे किया जाए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, डरिएगा नहीं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, let's start the first chapter then and understand in detail first of all what is a chemical reaction. शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड सुनते ही आपको अपने दिमाग में पहली बात ये डालनी है कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी? 3। सो इन 3 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which new substances with different properties are formed. हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे with different properties. बच्चों, इस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, गौर से देखिए और समझिए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? आपने अपने यंगर क्लासेस में सीखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। याद है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकल चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है। यू रिमेंबर ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज, टेक्सचर, कलर ये बदल रहा होता है। Whereas in chemical properties मतलब कॉम्पोजिशन का ही बदल जाना। सो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। कैसी होंगी? अलग होंगी। ये बात क्लियर है? So first point is clear to all of you. A chemical reaction is a process in which new substances are formed with different properties. ये बात ध्यान रखनी है, different properties. क्या बन रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? बिल्कुल अलग है। क्लियर है ये बात? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Atoms of one element don't change into another element. खास बात है बच्चों, ये एलिमेंट जो होता है उसके एटम्स होते हैं। हाँ जी। सो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट doesn't change into another element. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलेगा, तो फिर क्या होगा? देखिए, only rearrangement of atoms takes place. खास बात है बच्चों, ये जो हमें याद रखनी है। यहां पर एलिमेंट नहीं बदलेगा, उसी एलिमेंट का एटम रहेगा, पर उनकी प्लेसमेंट रीअरेंज हो जाएंगे, वो अपनी जगह बदल लेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें, समझ लेते हैं इसको। देखिए, यहां गौर से अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन देखिए, अब यहां पर कुछ हो रहा है। AB प्लस C इज गिविंग यू A प्लस BC। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक कंपाउंड है AB, क्या है? A और B। सो यहां पर ये A है और ये B। समझ गए हो ये बात आप? वेरी गुड। AB नाम का जुड़े हुए एक कंपाउंड है, फिर वो मिल गया C से। किससे जुड़ गया? C से। जब ये एड ऑन हुए, कंबाइन हुए, तो क्या हुआ? देखिए, A प्लस BC बन गया। A यहां से अलग हो गया और B जाके C से जुड़ गया, तो A प्लस BC बन गया है बच्चों। क्या बन गया है? A प्लस BC। सो बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे ना, यहां पर एक खास बात है। लेफ्ट हैंड साइड में भी A, B और C है, राइट हैंड साइड में भी A, B और C है। देखा, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही तरफ LHS और RHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स, मतलब जो सब्सटेंसेस थे, वही हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में A, B, C थे, राइट हैंड साइड में भी A, B, C थे, राइट। बट फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, पहले A B के साथ जुड़ा हुआ था, ये स्प्लिट हो गया, ये अलग हो गए, और ये जाके कैसे मिल गया? देखो, ये B C के साथ जुड़ गया और A अलग रह गया। यहां पर ये जो हुआ है ना बच्चों, इसी को हमें समझना है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टुक प्लेस, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, एलिमेंट्स के जो एटम है वो नहीं बदले, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज हो गए हैं। इसको और अच्छे से जानते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिसिपेट किया, इनको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड में जो है, उन्हें क्या कहेंगे? ये एक्चुअल में दोनों तरफ ये बैलेंस कैसे बन रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे बच्चों आपको। चलिए फिर इसको समझते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। सी, रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिसिपेट करेंगे या जो टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्लियर है बच्चों? अब रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो फिर जो नया सब्सटेंस बनेगा प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड में जो आएगा वो क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट्स, क्या कहेंगे उन्हें हम? Products. The new substances produced as a result of chemical reaction, they are called as products. Clear है ये बात? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बन गए रिएक्टेंट्स, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो बन गया प्रोडक्ट्स। क्लियर है? देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं हम। यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिए गए दो, कौन से हैं वो? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो लिए गए रिएक्टेंट्स, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनका फिर केमिकल फॉर्मूला देखो, अमोनिया का है NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। अब अमोनिया और HCl मिल गए। क्लियर है ये बात? देखो इसको समझने की कोशिश करो। अमोनिया इज मिक्सिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। सो बच्चों अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला और क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बन गया। सो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है? देखो दो रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन गया। इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है पानी। H2 + O2 विल गिव यू H2O। सो देखो रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट्स हैं? दो। प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट्स हैं? दो। जितने यहाँ थे उतने ही दूसरी तरफ भी हैं। ये बात समझ चुके हो आप? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? बच्चों इसका लॉजिक एग्जैक्टली है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए एक लॉ है जो आपको याद करना है। व्हाट इज इट? लेट्स फाइंड आउट। केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हाँ जी, अमाउंट जो मास जितना होता है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही है जितना राइट हैंड साइड में। ये दोनों चीजें कैसे पता चली हमें? वी गॉट टू नो अबाउट दिस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों ये आपने क्लास 9th में ही सीख लिया होगा, आपको याद आया ये? बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहा जाता है कि मास या फिर मैटर, ओके, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसके मतलब को समझिए बच्चों आप। जैसे हम कोई रिएक्शन करने वाले हैं तो रिएक्टेंट्स लेते हैं हम, जितना मास रिएक्टेंट्स का हम लेंगे उतना ही प्रोडक्ट्स की तरफ होगा। नया नहीं क्रिएट किया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता है, जो है वही रहेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। यहाँ कह रहे हैं कि द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो आप इस बात को? यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होगा। इसको आप बहुत अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपने क्लास 9th में ये ऑलरेडी कर ही लिया होगा। जैसे कि आप ना हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से मिला लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गए और फॉर्म करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं H2 + O2, ये फॉर्म करेंगे H2O। ओके, यहाँ पे आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं इनका। हाँ जी, आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक मास पता चल जाएगा। फिर हम कैसे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों तरफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। खास बात यह है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। दोनों तरफ अमाउंट जितना मास होगा वो सेम ही होगा। LHS इज इक्वल टू RHS। और किस मामले में हम ये कह रहे हैं? मास के मामले में। किस मामले में? द टोटल मास। ओके, क्लियर है ये बात? सो इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बच्चों आपने कई बार जब कुछ आप पढ़ते हो या एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वहां लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। हाँ जी, मतलब ये काम तभी होगा जब ये कंडीशन हो। सो वही आपको भी समझना है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कब? वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है इन अ केमिकल रिएक्शन। हम बात किसकी कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन की कर रहे हैं। सो बच्चों आप समझ गए हो केमिकल रिएक्शन क्या है। और केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए हो अगर आप ये बात? तो अब हम केमिकल रिएक्शन को और बारीकी से जानते हैं, समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में कब, क्या, कहाँ, कैसे होने क्या वाला है एक्चुअली। शुरू करें फिर। सो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें रिएक्शन क्या होता है समझ आ गया है। हाँ जी, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे, जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वही राइट हैंड साइड में भी उन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। पर फिर
बात यह है कि वो रीअरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। और द टोटल मास इन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम एज ऑफ द राइट हैंड साइड। मतलब रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास जब टोटल कर दिया जाए तो दोनों तरफ सेम होगा। ये बात अब आपके दिमाग में फिट हो गई है, तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। सो बच्चों, जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अलग अलग चीजें जो होंगी जब एक केमिकल रिएक्शन होगा, क्या क्या हो सकता है, यही हम जानने वाले हैं। सो जब एक रिएक्शन होगा तो बच्चों क्या होने वाला है? सिंपल, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी। सो जब ये कन्वर्जन होता है तो साथ के साथ कुछ और चीजें भी होती हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं। वो नोटिस करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जानते हैं वो सारी चीजें क्या है? सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, इट इज ऑफन, मतलब हमेशा क्या होने वाला है? दे आर accompanied by some features, साथ में कुछ होने वाला है, which can be observed easily। ये जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आसानी से अवेलेबल है, मतलब हम आसानी से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? एक एक करके जानते हैं वो क्या है, फिर उनको डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। चलिए फिर नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों चेंज इन कलर। कलर का बदलना एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नंबर 2 विल बी चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। अब बारी आ गई चेंज इन टेम्परेचर की। किसकी? चेंज इन टेम्परेचर। सो बच्चों, कलर का चेंज हो जाना, स्टेट का चेंज हो जाना, टेम्परेचर का चेंज हो जाना, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और भी है बच्चों, क्या है वो? नंबर 4 इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होगा ये? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये है नंबर 4। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज नंबर 5 एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे कह रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बच्चों ये? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है? देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दोबारा से एक बार बता देती हूं, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, इन सभी सवालों के जवाब अभी मैं आपको देने वाली हूं बच्चों। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल वन बाय वन अबाउट ईच कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले से, चेंज इन कलर से। किससे बच्चों? चेंज इन कलर से। सो तैयार हैं आप चेंज इन कलर को समझने के लिए? देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें ना कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है। सो जब कलर चेंज होता है तो देखिए इस पिक्चर से आप साफ समझ सकते हैं कि एक सब्सटेंस डालने पर कैसे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट वरी, टू मेक इट इजियर, ज्यादा आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाली हूं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं। बच्चों, यहां पर आपको एक बात गौर करनी है, ये जो चेंजेस है ना, हाँ जी, ये जो चेंजेस हैं, चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम ही है चेंज। ये बदलाव तो होंगे ही हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में। इसी का एक एग्जाम्पल है, जब आप ये देखोगे तो बोलोगे, अरे मैं तो ये जानता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये केमिकल रिएक्शन है। अभी पता चल जाएगा बच्चों, चुटकियों में हम सीख लेंगे। क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। आयरन, लोहे को तो आप सभी जानते हैं, लोहे की कील हर एक के घर में पाई जाती है। तो इस लोहे की कील के साथ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। When an iron nail is taken, ये आयरन नेल क्या करता है? ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है। कहां से? एयर से। हाँ जी, एयर से। द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, जहां से ये ऑक्सीजन ले लेता है। और बच्चों, मॉइस्चर होती है, नमी होती है, सो उस नमी से वाटर कलेक्ट हो जाता है। सो आयरन गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर से वाटर और फिर ऑक्सीजन। इट इज क्लियर?
When iron reacts with water and oxygen, what happens? So बच्चों हमारे reactants क्या हुए अब? Iron, ऑक्सीजन और वाटर. जब ये तीनों रिएक्ट होंगे तो फिर बताइए न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट साइड क्या आएगा? जो आएगा ना बच्चों वही होता है रस्ट. क्या होता है? रस्ट. सो ध्यान से अब समझ जाओगे आप. जैसे ही मैं बताऊंगी कि ये हो क्या रहा है, ओके? जंग लगना लोहे के, जंग लग जाना. जंग जब लगता है तो आपने नोटिस किया है क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है लोहे के ऊपर. यही हो रहा है. See, when iron comes in contact with oxygen and water, then what happens? Rust forms. Fe2O3 dot XH2O. ये है हमारा रस्ट. क्या है बच्चों? रस्ट. आपको बहुत ध्यान रखना है और ये समझना होगा कि ये जो रस्ट के साथ ये डॉट XH2O का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हाँ जी, पानी के मॉलिक्यूल्स. ओके, सो इसे हम कहेंगे रस्ट. और बच्चों एक बहुत खास बात है, और वो खास बात ये है कि आपको कलर भी पता होना चाहिए. हाँ जी, रस्ट का कलर क्या है? रस्ट का कलर है रेडिश ब्राउन. क्या है बच्चों? रेडिश ब्राउन. सो इस प्रोसेस को, रस्ट के फॉर्म होने को प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? रस्टिंग. सिंपल. अब आप पूछो मैम एक बात बताओ, लोहे के जंग लगने को रस्टिंग कहा? हाँ जी, आयरन की कील, लोहे की कील देखो, जब रेडिश ब्राउन लेयर उसके ऊपर चढ़ गया तो कैसी नजर आती है? सो ऐसे तो लोहा खराब हो जाएगा. फिर हम लोहे को यूज कैसे करें? रस्टिंग से बचे कैसे? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? यही सवाल एग्जामिनेशन में भी आ सकता है बच्चों. तो रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये भी हम जानेंगे. कौन कौन जानता है हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? बताइए. यस, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन. कैसे प्रिवेंट करेंगे हम रस्टिंग को? गैल्वेनाइजेशन में. गैल्वेनाइजेशन से होगा क्या? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जिंक की कोटिंग की जा रही है आयरन ऑब्जेक्ट पर. चाहे वो लोहे की कील हो, पाइप हो, कुछ भी हो, आयरन ऑब्जेक्ट पे जब जिंक कोटिंग की जाती है तो फिर तब ये वाटर और ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आ सकता और फिर वो लंबा चलता है. ड्यूरेशन उसकी काफी लंबी रहती है. ठीक है, इस बारे में, रस्टिंग के बारे में, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में डिटेल में हम समझेंगे आगे जाकर. अभी के लिए बच्चों आप ये समझ गए हो कि कैसे कलर चेंज हो रहा है. हाँ है ना? क्लियर है ना ये बात? आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल देखें. चलिए फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? वही लोहे की कील हमने ली और उसे हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. सो आयरन नील इज बीइंग डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो हमारे रिएक्टेंट्स हुए आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब क्या होगा? जब एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नील डाल दिया गया है, उसे कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए और रिएक्शन जो होगा देखना कि डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस ये है बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे, जो हमारी आयरन नील होगी ना उस पे जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. और जो सॉल्यूशन था जो पहले कॉपर सल्फेट का था वो बन जाएगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. सो व्हाट आर आवर प्रोडक्ट्स देन? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर. हुआ क्या यहाँ पर? क्या आप समझ पाए? चिंता मत कीजिए, इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ हुआ क्या है? आयरन ने कॉपर की जगह ले ली है. किसकी जगह ले ली है? कॉपर की जगह ले ली है. और इस रिएक्शन की वजह से जो बेसिक डिफरेंस है जो हम नोटिस कर सकते हैं वो ये है. और कलर देखो, यहां पर ब्लू कलर कैसे सॉल्यूशन ग्रीन कलर बन गया. क्यों बन गया? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस इट्स कलर इनटू ग्रीन क्योंकि वो बन गया हमारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सारा डिपॉजिट हो गया आयरन नेल पे. हाँ जी, तो आपने समझा कि कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. हाँ जी, बहुत आसान है ये. इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिक्र अगर आपने नहीं सुना है कभी तो चिंता मत कीजिएगा. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में समझेंगे. ओके, सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आयरन इज टेकिंग द प्लेस ऑफ कॉपर. क्यों ले रहा है इस बात के बारे में भी जानकारी दी जाएगी आपको. रिएक्टिविटी सीरीज समझाया जाएगा आपको. सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल. फॉर नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड हियर कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन. सो कलर चेंज का एग्जाम्पल आपने एक और देख लिया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब एक और रिएक्शन की जहां पर कलर चेंज हो रहा है.
सो बच्चों गौर से देखिए यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर वी आर डूइंग ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये नाम सुन के डरना नहीं है आपको। सिट्रिक एसिड सुनते ही कुछ याद आया? आ ही जाना चाहिए था अब तक। क्लास 7th में आपने एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा होगा। वहां पर ये सिखाया गया था ना कि सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, एक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेंगे जो कि पर्पल कलर में होता है। कौन से कलर में होता है? पर्पल कलर में। उसमें क्या डालेंगे हम? उसमें नींबू में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो डाल देंगे। हाँ जी, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। एंड नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, गौर से देखिए। ये जो पर्पल कलर है ना बच्चों, जैसे ही हम ये सिट्रिक एसिड डालेंगे वो कलर बदल देगा। पर्पल कलर चेंजेस टू कलरलेस। क्या हो जाएगा? पर्पल कलर बदल जाएगा कलरलेस में। अब बताइए ये होगा कैसे? हाँ जी बच्चों, ये कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या बताइए, सोच के देखिए कि what exactly happens because of which a purple colored solution is changing into colorless। हाँ जी, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है इसमें मैंगनीज होता है। मैंगनेट सॉल्यूशन है ना, सो मैंगनीज ये यहाँ पे MnO4- होता है जो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्क क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया। सो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडक्शन। और जो हमारा सिट्रिक एसिड है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा। एंड आपको बच्चों पता होना चाहिए, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तब उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये बात? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सब जानेंगे, डोंट वरी, बट यू शुड नो ए ब्रीफ आइडिया अबाउट इट ऑल्सो। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट, नाम में ही लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, और रिडक्शन में क्या होगा फिर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद रहेगी ये बात? चलो, इस रिएक्शन में आप समझ चुके हो कि कैसे MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। बच्चों एक खास बात है, ये तभी होता है जब एसिडिक मीडियम हो। क्या हो? एसिडिक मीडियम। क्लियर है ये बात? एसिडिक मीडियम, सिट्रिक एसिड, हाँ है ना? तो एसिडिक मीडियम में जब ये होता है तब ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो जाता है एंड फाइनली कलर चेंजेस। क्लियर है बच्चों? चलिए फिर एक और एग्जांपल देख लिया जाए। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है देखो, साफ साफ नजर आ रहा है, दो बिल्कुल अलग और ब्राइट कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। सो ये है क्या, जाने? चलिए, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ अ सॉल्यूशन इज चेंजिंग इट्स कलर। कौन सा सॉल्यूशन है ये, क्या डालने पर चेंज हुआ है, अभी जान लेते हैं। देखिए, द केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड सुनते क्या आया? SO2 याद आ गया होगा आपको। सो बच्चों ये जो SO2 होता है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपको कभी कभी कंफ्यूजन कई बच्चों को हो जाता है लिखते वक्त। नाम जब सब्सटेंस का बताते हैं तो केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाते हैं, डोंट वरी। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। हाँ जी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात? सो ये जो SO2 होगा इसके साथ क्या होगा देखते हैं। द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला है बच्चों K2Cr2O7। ठीक है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर है ऑरेंज। कौन सा कलर है बच्चों? ऑरेंज। सो इस ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐड हुई तो हुआ क्या बताइए, क्या होगा? हाँ जी, कुछ केमिकल लोचा होने वाला है यहाँ पर। क्या होगा? ये जो SO2 है ना बेटा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, SO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। और फिर वही पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? इसी सब चेंजेस के दौरान जो बेसिक चेंज है जो हमें याद रखना है, जो हो रहा है वो ये है कि कैसे ये ऑरेंज कलर विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। याद रहेगी ये बात आपको कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन में SO2 गैस को डालते ही कलर बदल गया और वो कलर है ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स।
लर्न सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। चलिए फिर अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। स्टेट जब बदलेगा तो क्या होगा? हमने कलर की बात करी, एग्जाम्पल्स देखे, अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। सो बच्चों, चेंज इन स्टेट सुनते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए आपके। क्या आया? क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हाँ जी, जहां पे आपने सीखा था कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। हाँ जी, डोंट वरी, अगर आप उसमें वीक हो तो जल्दी से मैं आपका क्विक रिवीजन करवा दूंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं बच्चों? यस, सही कहा आपने, 3 होते हैं। कौन से हैं वो? सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या होगा फिर? यस, सही सुना, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बच्चों, ये नाम सुनते ही आपको ये भी याद आ गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो इस बात को हम समझेंगे, देखिए इस पिक्चर के थ्रू। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। हाँ जी, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? बर्फ का पानी बनना, बिल्कुल मेल्टिंग हो जाएगा। पानी को अगर हम फिर वापस भाप बनाने की कोशिश करें तो वेपर बनेगा, वाटर वेपर। सो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन, इवेपोरेशन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। बच्चों, आपको समझना है कि कैसे एक का स्टेट दूसरे स्टेट में बदल रहा है। हाँ जी, सो सॉलिड का लिक्विड होना, लिक्विड का गैस होना, सॉलिड का डायरेक्टली गैस हो जाना, ये कॉन्सेप्ट्स आपने सीख ही रखे होंगे और इन प्रोसेसेस के नाम भी आप जानते होंगे। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड टू लिक्विड इज नथिंग बट मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस इज नथिंग बट वेपराइजेशन। एंड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको ना चीजों को बारीकी से समझना है। मैं आपको जरूर सिखाऊंगी वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, ये एक से लगने वाली चीजों में क्या फर्क है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ओके, क्लास 9th में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और कुछ बच्चों को ये पता भी होगा। हाँ जी, सो बच्चों, यहाँ पे जब स्टेट चेंज हो रहा है ना, सो आपको एक एक स्टेट चेंज होने के उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पता होना चाहिए आपको। तो बताइए बच्चों, बताइए मुझे कि जब वेपर वापस पानी बन जाए, गैस टू लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सोचिए जरा। हाँ, कई बच्चों को याद आ ही गया होगा। अगर याद नहीं आया तो अपने घरों में सभी खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त उसे ढक्कन से ढक देते हैं। वी कवर इट विद अ लिड, राइट? जब लिड से हम कवर करते हैं, जब खाना पक जाता है तो गैस बंद कर देते हैं। और जब अगर हम वो ढक्कन उठा के देखें तो आप छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे वहां पे। क्या हुआ? भाप ठंडे होने के बाद वापस पानी बन गई। हाँ जी, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं कंडेंसेशन। Similarly, I hope you know the other processes as well, right? Sublimation क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। हाँ जी, I hope you know all of them. So students, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक केमिकल रिएक्शन का। कुछ रिएक्शंस में स्टेट बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें स्टेट चेंज हो रहा हो। चलिए, पहला, formation of solid magnesium oxide from solid magnesium and gaseous oxygen। तो क्या हो रहा है? सॉलिड फॉर्म हो रहा है। कैसे? एक सॉलिड एक गैस मिलाने पर। कौन से हैं वो जो हम ऐड कर रहे हैं बच्चों? हमने मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये है हमारे रिएक्टेंट्स। क्या है बच्चों? ये रिएक्टेंट्स। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो होगा क्या? अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन को लो और उसको जलाओ तो देखो क्या होगा। मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ड, हाँ जी, ऑक्सीजन आराम से एयर से मिल जाएगा उसको। हाँ जी, और तब जो फॉर्म होगा एक छोटा सा, जैसे जब बर्न होने के बाद में नीचे सॉलिड पार्टिकल्स हम देखेंगे और वो सॉलिड इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो बच्चों, सॉलिड और गैस मिला और फॉर्म हुआ एक सॉलिड। कैसे? स्टेट चेंज हो रहे हैं चीजों के, यही आप देख रहे हो। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? स्टेट कैसे बदल गया इसमें? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। क्या करेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे। क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सुनते ही आपको उसका केमिकल फॉर्मूला तो याद आ ही गया होगा। क्या है? H2SO4। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन इन, बताइए, देखिए यहां पर गौर से, सॉलिड जिंक। किस में ले लिया हमने? सॉलिड जिंक में। देखते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए तो हमारे सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। इस सॉलिड जिंक ग्रैन्यूल्स में जो पोर किया गया है वो है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्टेंट समझ गए हैं ना हम, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब होगा क्या? गौर से देखो, समझो, सीखो। सो बच्चों,
यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, हुआ क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही समझे आप। दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले लिया है, राइट और रॉन्ग। सो यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो गौर से यहां पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन गैस कहां से निकल रही है। सो अब क्या क्या ऐड किया हमने, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, और रिजल्ट में ये हाइड्रोजन गैस आ गया। स्टेट्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं, रिएक्टेंट साइड में कुछ और था, प्रोडक्ट साइड में कुछ और है। यही तो है कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट। समझ गए हो ना आप। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब बहुत अच्छे से चीजें सीख रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज इट, फाइंड आउट। टेम्परेचर सुनते ही कुछ याद आया, बहुत बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, हाँ है ना। थर्मोमीटर्स जो लैबोरेटरीज में यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। जो हम हमारे ह्यूमन बींग्स के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये जो टेम्परेचर है इसका चेंज भी नोटिस करने लायक चीज होगी। हाँ जी, पहले कुछ और टेम्परेचर है, बाद में कुछ और टेम्परेचर है। सो जब दो चीजें होंगी तो या तो वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सो टेम्परेचर कैन इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ है ना। सो बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो बताइए दोनों का नाम अलग अलग होगा कि नहीं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाँ जी, अगर कोई रिएक्शन ऐसा हुआ जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हाँ जी, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे हम उसे, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज होगी। हाँ जी, इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एनटीएससी में भी सवाल आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको पूछा जाएगा हाउ मच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बताइए ये सवाल का जवाब आप दे पाओगे। हाँ जी, सोचिए बच्चों, एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी होगी। हीट रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज -13.6 किलो कैलोरीज। हाँ जी, वो जो हीट को हम मेजर कैसे करेंगे, हाँ जी, हीट को हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर से, हम उसको थर्मोमीटर लगा के हम चेक कर लेंगे। और अगर एनर्जी को हम मेजर करेंगे तो हम किलो कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं, हाँ है ना। इन यूनिट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में और जानकारी भी मिलेगी आपको। अभी के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बेसिक भी पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी भी पता होनी चाहिए आपको। सो यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हाँ जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या फिर कुछ भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है तो तभी होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ जी, सो जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देंगे। क्या कह देंगे, उस रिएक्शन को हम कह देंगे एक्सोथर्मिक। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, हाँ जी बच्चों, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो क्या कहेंगे हम, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों यू नीड नॉट वरी एट ऑल, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिटेल में हम समझेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जब हम जिक्र करेंगे तब। हाँ जी, आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, चलिए देन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, हियर वी आर टेकिंग जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, हाँ है ना, जहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी कि नहीं। बिल्कुल, ये हमने कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, तो हुआ क्या था। हाँ जी, जल्दी से ये रिएक्शन तो आपको याद हो ही गया होगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो जब ये रिएक्शन हुआ बच्चों, रिएक्शन के बाद अगर आप गौर से जाकर कोनिकल फ्लास्क को देखें, वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे और वो ये है टेम्परेचर चेंज। क्या होगा, टेम्परेचर चेंज। कैसे, वो बहुत ना वार्म फील आएगा आपको, ठीक है, वार्म फीलिंग आएगी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है। देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर नियर द कोनिकल फ्लास्क। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वन मोर रिएक्शन इन विच एनर्जी, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर में चेंज हम देखेंगे। अभी एक एग्जांपल में हमने टेम्परेचर राइज देखा,
एक और एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर का कम होना देखेंगे, ठीक है। कौन से हैं रिएक्टेंट्स, क्या होंगे उस रिएक्शन में, जल्दी से जान लेते हैं। सो रिएक्शंस जो होंगे वो होंगे, रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन के, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। इस रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। यहां पर एक चीज नोटिस किया आपने, यहां कहा जा रहा है दिस विल बी ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब बताइए क्या होगा, हाँ जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होने वाला है भाई, कैसे अभी देख लेते हैं। हम इसको समझने के लिए बच्चों एक वीडियो देखते हैं जिसमें आसानी से हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो क्या क्या लेना था हमको, दो चीजें, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड लेंगे। उससे पहले एक छोटे से वुडन ब्लॉक पे हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी। दिख गया होगा आपको। अब क्या होगा, गौर से देखिए। सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज, दोनों बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही कंपाउंड जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसे प्लेस कर देंगे यहाँ पर, इस वुडन बॉक्स पर। अब जब ये वुडन बॉक्स पर प्लेस किया गया तो देखना चेंज, द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल ड्रॉप। पहले -22 था, फिर -25 हो गया, टेम्परेचर कम हो गया बच्चों। देखिए आप गौर से देख सकते हो कैसे फ्रीज हो गया है। ये फ्रीज तभी होगा ना जब टेम्परेचर कम होगा, ठंड तभी लगती है जब टेम्परेचर कम होता है, हाँ है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़े, एक और कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। मजा आने वाला है बच्चों, ये बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है ये। दिस इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ गैस। व्हाट इज इट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवॉल्व होना, गैस का इवॉल्व होना कैसे और कब होता है ये जानना है हमें। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे गैस रिलीज हो रही है बच्चों। जब गैस रिलीज होती है ना तो बबलिंग अकर्स। व्हाट हैपेंस, बबलिंग। सो जब बबलिंग होगी बच्चों तो इसे हम क्या कहेंगे, बबलिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड एज एफरवेसेंस। इस पॉइंट को, इस जगह को हम कहेंगे एफरवेसेंस। याद रहेगी ये बात। एफरवेसेंस टर्म अगर कहीं यूज हुआ तो आप समझ जाएंगे कि बात क्या हो रही है, हाँ है ना। सो चलिए फिर देखते हैं कि कब और कैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। कैसे होगी भाई, जान लो जल्दी से। जिंक लिया हमने, क्या लिया, जिंक, और उसको मिला दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला तो क्या बन गया, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। बच्चों एक बात यहाँ नोट करनी है, बहुत जरूरी है। जब आप गैस को डिनोट करते हैं तो आप हमेशा अप एरो से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। याद रहेगी ये बात, क्योंकि वो रिलीज होता है, ऊपर की तरफ आता है, इवॉल्व होता है, तो इसलिए हम अप एरो यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो आप, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। बच्चों फ्यूल क्या होता है जानते हो, फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाँ है ना। सो हाइड्रोकार्बन से फ्यूल्स बनते हैं। तो जो कार्बन होगा, ठीक है, एक ऐसा फ्यूल जिसमें कार्बन हो, अगर उसको हम बर्न कर दें तो होगा क्या। अब हम जानते हैं कि जब एक फ्यूल को बर्न किया जाए तो क्या होगा। गौर से देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। जब एक फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो जो गैस रिलीज होगी उसे हम कहेंगे CO2 गैस। कौन सी गैस है बच्चों ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कंडीशन है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कंडीशन ये है कि इस फ्यूल में कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन। ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन भी तो होना चाहिए बच्चों, हाँ है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हाँ जी बच्चों देखिए, यहाँ पे हम जानेंगे कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मिलाएंगे तो होगा क्या। इवोल्यूशन ऑफ गैस को एक्सपीरियंस करते हैं, हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व होगा समझते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, जिंक ग्रैन्यूल्स है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये रहे जिंक ग्रैन्यूल्स और ये रही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको आराम से, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स में पोर कीजिए और नोटिस कीजिए क्या हो रहा है। टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस साफ साफ बाहर निकलते नजर आ रही है, जिसे हम इस पाइप के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे। राइट और रॉन्ग,
So did you understand कि temperature of conical flask changes, hydrogen gas is getting evolved. तो यहाँ पर evolution of gas भी हो रहा है और temperature change भी हो रहा है बच्चों. तो ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. इस एक्टिविटी से आपने समझा होगा कि exactly कैसे होता है evolution of gas, right? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है. हाइड्रोजन का देखा, CO2 का देखा. अब एक और एग्जाम्पल जिसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है पर जो रिएक्टेंट्स लिए हैं ना वो बिल्कुल अलग है. क्या है वो रिएक्टेंट्स? चलिए जानते हैं. इन दिस केमिकल रिएक्शन वी आर टेकिंग सोडियम कार्बोनेट. व्हाट आर वी टेकिंग? सोडियम कार्बोनेट. सो बच्चों हम सोडियम कार्बोनेट को ले रहे हैं और साथ में क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So sodium carbonate is nothing but Na2CO3. अब आपको पता है कि Na2CO3 कंपाउंड कैसे बना? चलिए ये बात भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. Na की वैलेंसी है +1, CO3 एक आयन है जिसकी वैलेंसी है -2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये कंपाउंड बन गया हमारा Na2CO3. कंपाउंड बनाना, हाँ जी, जैसे ही नाम सुना उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना आपको आता ही होगा बच्चों. ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको सिखा रखा होगा. जिसको इस दिक्कत में प्रॉब्लम ज्यादा हो वो देखिए कि कैसे वैलेंसी और एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने से आपका कंपाउंड आसानी से बन जाएगा. ठीक है. सो Na2CO3 हमने ले लिया और वो किस में क्या कर रहे हैं, किस में मिला रहे हैं उसको? हम इसको मिला रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किस में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम उसको मिला देंगे. सो जो रिलीज होगा ना बच्चों वो है हमारा CO2 गैस. क्या रिलीज होगा यहाँ पर? हमारा CO2 गैस. ठीक है बच्चों, आपको समझना होगा कि जब एक रिएक्शन होता है तो कुछ रिएक्टेंट्स यानी कि कुछ सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है. हाँ जी, आप उसका स्टेट देखो, उसका कलर देखो, टेम्परेचर मेजर करो. हाँ जी, क्या क्या हो रहा है. दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन बेटर. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. और अब हम अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ जाते हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. बच्चों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक. बहुत मजा आएगा आपको इसके बारे में जानने में और ये जरूरी भी बहुत है क्योंकि नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव लेवल वी गेट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. चलिए फिर जान लेते हैं प्रेसिपिटेशन होता क्या है, एक प्रेसिपिटेट बनता कैसे है. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, in this reaction what happens exactly is एक insoluble product फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है बच्चों? एक insoluble product. हाँ जी, जिस रिएक्शन में एक insoluble product फॉर्म होता है उसे precipitation reaction कहते हैं. अब आप बोलोगे मैम कैसे insoluble product कैसे फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है? हाँ जी, अभी बता देते हैं. So the insoluble product is nothing but precipitate. This precipitate is nothing but a solid product. हाँ जी, एक solid है. वो बना कैसे? जब chemical reaction have occurred, it comes out and settles at the bottom. नीचे जाके settle हो जाता है ये. कैसे? इस बात को समझिए. देखिए, a precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. बच्चों, एक solution है जिससे वो धीरे धीरे ऐसे बाहर निकल के नीचे जाके settle हो जाता है. This is nothing but our precipitate. क्या है बच्चों ये? Precipitate. This is the insoluble product which is formed in the solution which comes and settles down. याद रहेगी ये बात? इस प्रोडक्ट को कहते हैं precipitate और इस रिएक्शन को कहा जाएगा precipitation reaction. I hope there is no confusion in this. इस पिक्चर से बहुत आसानी से हम ये बात समझ लेंगे. देखिए कैसे अलग से नीचे एक अलग लेयर फॉर्म हो गई है. यही तो है हमारा प्रेसिपिटेट. तो हो क्या रहा है यहाँ पर? प्रेसिपिटेशन हो रहा है. जब प्रेसिपिटेट यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो इस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो बच्चों, एक खास बात है जो यहाँ आपको नोट करनी है. जब हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस सीखा था तो ये कहा था कि गैस को हमें अप एरो से डिनोट करना है. कहा था कि नहीं? सिमिलरली जब प्रेसिपिटेट की बात आए ये हमेशा नीचे ही जाके सेटल होगा बच्चों, तो इसको हम डिनोट करेंगे एक डाउन एरो के साथ. याद रहेगी ये बात? हमेशा जब भी एक रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हर बार प्रेसिपिटेट लिखना जरूरी नहीं होता. ये एरो मार्क देख के आप समझ जाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है. क्लियर? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटर विद सम डिफरेंट एग्जांपल्स.
बच्चों पहले में ही मैं ये बात आपको बताना चाहूंगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर बच्चों हमें डरना नहीं है। हमें एक एक चीज को बारीकी से देखना है, समझना है और ये जानना है कि जब एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है एग्जैक्टली नया कंपाउंड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसका कलर क्या है, एक एक चीज का हमें ध्यान रखना है। सो चलिए इन एग्जाम्पल्स में जब हम काम करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल देखिए, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है पहले हम ये पता कर लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट्स हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 है, आयोडीन का भी 1 है, तो Ki बन गया हमारा पोटेशियम आयोडाइड। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस। हाँ जी, ये लेड नाइट्रेट है। अब बताइए होगा क्या। रिएक्टेंट्स हमने देख लिए, अब हमें प्रोडक्ट्स की बात करनी है। यहां पर बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट अकर होगा और क्या फॉर्म होगा गौर से देखिएगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ जी, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। और बच्चों बहुत ध्यान से चीजों को समझना है हमें, ये जो लेड आयोडाइड फॉर्म होगा यही तो है हमारा प्रेसिपिटेट। सो PbI2 विल बी द प्रेसिपिटेट एंड जिसका कलर होगा येलो। येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा है बच्चों, याद रहेगी ये बात। इस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसका कलर है येलो और उस कंपाउंड का नाम है लेड आयोडाइड। क्लियर? आगे बढ़ो और एक और रिएक्शन देखते हैं, इससे चीजें और आसान, और आप बहुत आसानी से ना ही समझोगे बट महसूस भी करने वाले हो। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। सो बच्चों हम यहाँ पर एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हम 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। 2 टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें हैं, कौन सी बताइए। AgNO3 है हमारे पास और साथ में ही है NaCl। तो देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जादू देखिए आप यहाँ पर कैसे ऐड करने पर एक वाइट कलर का कुछ पाउडर सा फॉर्म हो रहा है। और देखिए धीरे 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 वो जाकर नीचे सेटल भी हो रहा है। देखिए बच्चों कैसे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन को गौर से देखिए, AgNO3 प्लस NaCl विल गिव यू AgCl प्लस NaNO3। सो हुआ क्या, जो कंपाउंड बना वो क्या बना बच्चों, सिल्वर क्लोराइड बना। और आपने देखा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये सिल्वर क्लोराइड, हाँ है ना। समझ गए हो ना ये रिएक्शन आप। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों ऐसे होता है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। यहां पर हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट विथ पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 प्लस KCl। अब यहां क्या होगा चलो देख लेते हैं। Ag जो हमारा सिल्वर है वो क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा और जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट से। डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, 2 जगह प्लेस चेंज हो रही है। तो बनेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल सही समझा आपने, AgCl ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड। कुछ याद आया आपको, अभी जो रिएक्शन हमने देखा, जो एक्टिविटी में समझा, उसमें भी तो सिल्वर क्लोराइड ही फॉर्म हुआ था। तो बताइए फिर इसका कलर क्या होगा, यस व्हाइट कलर होगा। कौन सा कलर होगा बच्चों, व्हाइट कलर। क्लियर? सो हमारा प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन का है AgCl और इसका कलर है व्हाइट। बच्चों कलर्स के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है और समझना है कि जब एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसका कलर भी याद रखना है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें फिर से सिल्वर क्लोराइड ही फॉर्म होगा। हाँ जी बच्चों, सिल्वर क्लोराइड ही फॉर्म होगा। कैसे देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। हाँ जी वो रिएक्शन देखो गौर से, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। हुआ क्या, AgCl प्रेसिपिटेट बन गया हमारा व्हाइट कलर का, हाँ है ना। और बचा क्या, सोडियम नाइट्रेट। क्या बचा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। गौर से एक बात को नोट कीजिए अब आप यहाँ पर देखिए, सिल्वर क्लोराइड के आगे एरो मार्क देखा आपने, मतलब प्रेसिपिटेट। अप एरो है या डाउन एरो है उससे आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि ये डाउन एरो है ये प्रेसिपिटेट है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के ब्रैकेट में क्या है बच्चों, एक्वियस। क्या होता है ये एक्वियस। डोंट वरी, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगी कि एक रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ब्रैकेट्स में हम चीजों को ऐड करते हैं। बट फिर भी यहां भी मैं आपको बता देती हूं ताकि आपको इस टर्म में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ हो। क्लियर? चलो फिर ये रिएक्शन से आप समझ ही गए होंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कलर याद रहेगा AgCl का, यस व्हाइट इन कलर, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। 1-2 रिएक्शंस और देख लेते बच्चों, मजा आएगा आपको और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और ज्यादा क्लियर आपको समझ आ जाएगी। क्या है देखिए,
आयरन सल्फेट को लिया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया गया है। तो अब बताइए आयरन सल्फेट कैसे बना भाई? हाँ जी, आयरन मतलब Fe+2 सल्फेट आयन SO4 जिसकी वैलेंसी होती है -2 और ये दोनों कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म फेरस सल्फेट, राइट। अब ये मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बताइए ये कंपाउंड कैसे बना? Na+1 OH-1 combines together to form सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिजल्ट देखिए क्या हुआ। प्रोडक्ट साइड में देखिए क्या बन गया। हमारे पास यहाँ बन गया है फेरस हाइड्रोक्साइड जो कि है हमारा प्रेसिपिटेट। हाँ जी, देखो गौर से, यहाँ पर जो हुआ है दोबारा से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हुआ है। आयरन ने साथ निभाया हाइड्रोक्साइड के साथ और जो सल्फेट है हमारा वो सोडियम के साथ चला गया। तो देखिए फेरस हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम सल्फेट बना। ये जो सोडियम सल्फेट है ये एक एक्वियस सॉल्यूशन है और जो प्रेसिपिटेट होगा वो होगा आयरन हाइड्रोक्साइड। कलर वो भी तो याद रखना है, सो नोट कर लीजिएगा इस रिएक्शन के नीचे। आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो होगा बच्चों व्हाइट। कौन सा कलर होगा? व्हाइट। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। द लास्ट रिएक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज, see this carefully, AlCl3 plus NaOH. So aluminium chloride is combining with sodium hydroxide. So aluminium chloride कैसे बना? क्या आप जानते हैं? Al+3 Cl-1 combines together to form aluminium chloride. जिन बच्चों को कंपाउंड्स बनाने में दिक्कत होती है आपको ऐसे बनाना है बच्चों। क्लास 9th में भी सिखा दिया होगा आपको ऑलरेडी। जिनकी 9th क्लास में भी कमजोरी रही है वो बच्चे यहाँ पर उसको डिटेल में समझ सकते हैं। और डोंट वरी एट ऑल, 9th क्लास के बच्चों के लिए भी हमारे पास इलाज है। वी आर गोइंग टू हेल्प यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ओके, सो नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला और देखो क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है हमारा प्रेसिपिटेट, हाँ है ना। सो इधर भी गौर से देखो हुआ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो कहां पर एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्साइड आयन से काम किया है, सोडियम और क्लोरीन मिल गए हैं एंड दे हैव फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारा सॉल्ट, हाँ है ना। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, जानते हो ना ये बात आप। सो बच्चों जो प्रेसिपिटेट है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो बच्चों आई होप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियरली आप समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स विल नॉट बिकम इजी until and unless you try. कोशिश करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को बार बार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है हमें। सो जल्दी से मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि हमने किया क्या था आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन की। सो जल्दी से याद कीजिए और बताइए मुझे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कौन से पॉइंट्स याद हैं आपको इसको लेकर। यस, फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद है वो है कि एक केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? न्यू सब्सटेंसेस। और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? यस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अगला पॉइंट बताइए फिर, क्या याद आ रहा है आपको? यस, सही समझा आपने। हमें बात करनी है एटम्स के रीअरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में? एटम्स के रीअरेंजमेंट के बारे में। एक रिएक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमारे पास जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम कह रहे हैं रिएक्टेंट्स और जो फॉर्म होंगे न्यू सब्सटेंसेस उन्हें हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स। अगले लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से कैसे डिनोट करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन क्या होगा। आज हमने केमिकल रिएक्शन की डिटेल्स जानी है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इज क्लियर, रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। नाउ फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की। सो बताइए क्या क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के? बिल्कुल, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, change in temperature, evolution of gas, and last but not the least, the most important one,
जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली याद हो ही गया होगा। और बच्चों एक बात भूलनी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तभी समझ आएंगे जब हम इनको डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हाँ है ना? सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। चिंता की कोई बात नहीं है, जब हम समझ जाते हैं तो अगला काम है प्रैक्टिस करने का, जो आप बखूबी करोगे। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टुडेस लेक्चर। कीप वेरी श्योर दैट यू कंप्लीट इट विथ प्रैक्टिस। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।